नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो भी त्यौहार भी सारे हो चुके हैं। अब आप लोग फिर से पूर्ववत जैसा कि पहले चल रहा था वैसे ही आप लोग फिर से लग जाइए और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। आप अभी आज हम लोग इकाई 3 में बात करेंगे कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। ये लेक्चर आपका 38 है। अभी भी इकाई 3 में 2 लेक्चर आपको और मिलेंगे। फिर लेक्चर नंबर 41 से लेकर हम लोग शुरू करेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि यानी इकाई 4। तो ये भी वीडियो पब्लिक किया जा रहा है ताकि जो हमारे चैनल पर भी लोग हैं वो भी देख सकें। तो बीच बीच में कुछ वीडियो पब्लिक कर दिए जाते हैं, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। आप लोग भी इसे देखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। जब तक आप अंत तक चीज़ों को नहीं सुनते हैं तब तक उसके बारे में आपके समझ में नहीं आता है। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर और हमारे ऑनलाइन बैच में आना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि टोटल टेस्ट सीरीज 50 हैं हमारे यहाँ, या PDF नोट्स चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपको मदद चाहिए तो 8052584004 पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। फीस की जानकारी सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकाई 3 कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कॉलरिज हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज एक कवि, समीक्षक और दार्शनिक भी थे। कॉलरिज ने साहित्यिक आंदोलन भी चलाया था। उस साहित्यिक आंदोलन का क्या नाम था? कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है और लोगों को नहीं पता होता है। जब हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ की बात की थी तब आपको याद होगा, वर्ड्सवर्थ के मित्र के रूप में मैंने कॉलरिज का नाम लिया था और इन दोनों लोगों की एक रचना भी मैंने आपको बताई थी। बहुत प्रमुख रचना है वर्ड्सवर्थ की, आप लोग जानते होंगे, लिरिकल बैलेड्स। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कॉलरिज अपने मित्र वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में एक साहित्यिक आंदोलन रोमांस प्रारंभ किया था। तो किस आंदोलन का प्रारंभ किया था इंग्लैंड में? तो ध्यान रखना, रोमांस। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं तब तो आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि आपको बार बार बताया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो चीज़ें अलग से बताई जाएं उन्हें भी आप लिखते चलें। जितना महत्वपूर्ण ये PDF है, जिस PDF से आपको वीडियो मिल रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण जितनी चीज़ें अलग से बताई जाती हैं वो भी हैं। तो आप बिल्कुल भी अभी अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं, वीडियो को रोक दीजिए और कॉपी पेन ले लीजिए, फिर वीडियो को देखना प्रारंभ करिए ताकि चीज़ें जो अलग से बताई जाएँ उन्हें लिखते चलें। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉलरिज ने कौन सा साहित्यिक आंदोलन प्रारंभ किया? तो रोमांस आंदोलन प्रारंभ किया। किसके साथ? अपने मित्र वर्ड्सवर्थ के साथ। साथ ही साथ इन्होंने लेक पोएट्स की स्थापना भी की थी। कॉलरिज अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे, कविताओं के लिए भी प्रसिद्ध थे। इनकी एक कविता बहुत प्रमुख है, आप जानते होंगे, द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर और कुबला खान। तो ये दो इनकी जो कविताएं हैं बहुत प्रमुख है, इसके लिए कॉलरिज जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर कॉलरिज की और रचनाओं में बात करें तो बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है और इससे हमेशा प्रश्न पूछा गया है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। विगत वर्ष का अगर प्रश्न पत्र उठा लें तो आपको पता चलेगा कि बायोग्राफिया लिटरेरिया लगभग हर दूसरे तीसरे बार पूछा गया है, चाहे वो मिलाने के लिए पूछा गया हो या अलग से पूछा गया हो। इसके अलावा कॉलरिज की और रचनाएं द फ्रेड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये कॉलरिज की कुछ रचनाएं हैं। साथ ही साथ सहयोगी रचना लिरिकल बैलेड्स है जो वर्ड्सवर्थ की है, कॉलरिज के सहयोग से लिखी गई थी। कॉलरिज ने काव्य सृष्टि की अवधारणा, जो कॉलरिज की काव्य सृष्टि की अवधारणा है वो वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक और अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे से मेल खाती है।
अब यहाँ पर आपसे थोड़ा सा समय लेंगे। क्या समय लेंगे उसके बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर कहा गया कि कॉलरिज का जो काव्य सृष्टि की अवधारणा है वह वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक और अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे से मेल खाता है। इसका मतलब क्या होगा? चलिए थोड़ा सा यहाँ आपको बताएं कि कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए उनसे असहमति व्यक्त की। कॉलरिज ने ना तो कोई सैद्धांतिक आलोचना के नियम बनाए और ना ही किसी नवीन सिद्धांत का निरूपण किया। हाँ, कॉलरिज की अवधारणा थोड़ी अलग थी। कॉलरिज की जो अवधारणा थी वो यह थी, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, उसी प्रकार भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। उनके सहभागिता से काव्य निर्मित होता है, अलग अलग अंगों से नहीं। तो यह मानना कॉलरिज का था, कॉलरिज की अवधारणा थी। इसी आधार पर कहा गया कि कॉलरिज की जो काव्य सृष्टि की अवधारणा है वो वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक और अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे से मेल खाती है। यानी अवधारणा में उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर का निर्माण विभिन्न अंग मिलकर करते हैं, जिस प्रकार भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार, छंद आदि मिलकर काव्य की सृष्टि करते हैं। और ठीक यही अवधारणा लगभग कुंतक की है, लगभग यही अवधारणा क्रोचे की भी है। इतना ही नहीं, कॉलरिज की अगर बात करें तो कॉलरिज ने सांप का भी उदाहरण देकर कहा। कविता के बारे में उन्होंने कहा कि सच्ची कविता वही है जिससे विविध भाग परस्पर अनुपात में छंदो विधान के साथ समन्वित हो तथा उसके उद्देश्य एवं ज्ञात प्रभावों का उन्नयन करें। और इन्होंने कॉलरिज ने सर्प का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार सर्प हर कदम पर रुककर आधा पीछे को चलकर उस प्रतिवर्ती गति से पुनः आगे चलने की शक्ति संचय करता है, ठीक उसी प्रकार पाठक को श्लोक पर रुककर उसका रसास्वादन ग्रहण करना चाहिए, उससे आगे पढ़ने की प्रेरणा पानी चाहिए। जो कविता पाठक को घोड़े की तरह सरपट भगाए वो उत्तम नहीं कही जा सकती। ये अवधारणा कॉलरिज की है, कॉलरिज के काव्य सृष्टि की अवधारणा है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। अभी मैंने बताया कि जैसा उन्होंने सर्प का उदाहरण देकर समझाया। कॉलरिज का मानना था कि कविता रचना का वो प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। भाषा के संबंध में कॉलरिज का ये मत है कि भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र का एक साथ रहते हैं। ये मानना किसका है? तो कॉलरिज का मानना है। कॉलरिज ने मौलिक काव्य प्रतिभा की पहचान को भी बताया है। कॉलरिज ने मौलिक काव्य प्रतिभा की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि जिसमें विषयानुरूप छंद रचना का माधुर्य हो, विषय का चयन होना चाहिए, कल्पना होना चाहिए और विराट की गहराई और उसकी ऊर्जा होनी चाहिए। यही कॉलरिज ने मौलिक काव्य प्रतिभा की पहचान बताया। काव्य सिद्धांत की अगर बात करें कॉलरिज के,
काव्य सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि इनका कल्पना सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत दर्शन एवं तत्व चिंतन की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य, विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे आप नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं कि कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य, विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कल्पना के बारे में यहीं पर आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, इसको आप लिख सकते हैं कि कल्पना के बारे में किसने और क्या कहा है। कल्पना के बारे में किसने और क्या कहा है, ये चीज़ जानना भी आपके लिए ज़रूरी है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अगर एडिसन की बात करें तो एडिसन ने कहा था कि कल्पना मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है। आप अगर लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं। जहाँ पर कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य, विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है, वहीं एडिसन ने कहा कि कल्पना मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है। मानसिक रूप को ही अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानसिक रूप को ही कल्पना या संभावना माना है। तो इस प्रकार सौंदर्य, विधायनी या सृजनात्मक शक्ति के रूप में अगर कॉलरिज कल्पना को स्वीकार करते हैं तो यहीं पर एक चीज़ कही जा सकती है कि कॉलरिज पर जर्मन दार्शनिक शेलिंग और कांट का प्रभाव है। आप लिख सकते हैं कि कॉलरिज पर जर्मन दार्शनिक शेलिंग और कांट का प्रभाव भी देखा जा सकता है। आगे बात करें तो कॉलरिज ने कहा है कि कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, ऊहा उसका वातावरण है। ऊहा की जो बात कर रहे हैं हम लोग, फैंटेसी, ऊहा मतलब फैंटेसी की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं, या ललित कल्पना भी कह सकते हैं। तो ललित कल्पना उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है जो सर्वत्र और प्रत्येक में है। सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। यह भी माना जाता है कि पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का है। अब यहाँ पर भी आपसे समय लेंगे कि पाश्चात्य काव्य चिंतन में कहा गया कि कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का है। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का क्या स्थान है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद भी होगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 माने गए हैं। 3 काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा को काव्य तत्व का बीज माना गया है। केशव मिश्र ने कहा भी है कि प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करता है। आचार्य मम्मट, भारतीय काव्य शास्त्र में अगर बात करें तो आचार्य मम्मट प्रतिभा को शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का जो स्थान है वही स्थान भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का है। प्रतिभा के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा भी है, सा शक्ति केवल काव्य हेतु। आचार्य भट्टतीर्थ ने प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। और भट्टतीर्थ का यह माना भी जाता है और कई बार पूछा भी गया है, आप जानते भी होंगे कि प्रज्ञा नौन में शालिनी प्रतिभा मता। वहीं आचार्य वामन का तो यहाँ तक मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा का है। अब आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, कल्पना जड़ और चेतन तथा भाव और विचार के बीच
सामंजस्य स्थापित करती है। विचार और भाव को साकार करना कल्पना का कार्य है। कल्पना मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। जब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कल्पना के भेद, कल्पना दो प्रकार की, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। तो कल्पना के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और आपको बताएंगे कि प्लेटो ने जिस प्रकार कॉलरिज ने यहाँ पर कल्पना के दो भेद माने, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, उसी तरीके से प्लेटो ने कल्पना के लिए फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया और उसे यथार्थ का आभास बताया। कल्पना के दो भेद और किसी ने भी बताया है, शायद आप लोगों को पता भी हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कल्पना के दो भेद माना, विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना। आपको लिखना है तो लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कल्पना के दो भेद माना है, विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना। लिख लिया आपने? चलिए आगे बताते हैं। कल्पना काव्य रचना के क्षेत्र में कल्पना के स्वरूप और महत्व पर सबसे पहले एडिसन ने विचार व्यक्त किया था। सबसे पहले किसने विचार व्यक्त किया था? तो एडिसन ने विचार व्यक्त किया था। ये भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि कल्पना पर सबसे पहले, कल्पना के स्वरूप और महत्व पर सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया, और उसमें कॉलरिज का भी नाम रहेगा विकल्प में। लेकिन सबसे पहले की अगर बात होगी तो एडिसन ने काव्य रचना के क्षेत्र में कल्पना के स्वरूप और महत्व पर सबसे पहले एडिसन ने विचार व्यक्त किया था। एडिसन के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि कल्पना मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है। अब मुख्य कल्पना क्या है और गौण कल्पना क्या है? चलिए अब यहाँ पर हम लोग मुख्य कल्पना और गौण कल्पना की बात कर लेते हैं। अगर मुख्य कल्पना की बात की जाए तो यह है मानव ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। असीम में होने वाली अनंत सर्जन क्रिया की ससीम मन में होने वाली यह प्रतिकृति है। यह अचेतन और अनैच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल कलाकारों में पाई जाती है, सामान्य जनों में नहीं। ये किसका मत है? कॉलरिज का मत है। ये भी ध्यान रखना, इस तरीके से कोटेशन करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से मुख्य कल्पना का लक्षण कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, यह मुख्य कल्पना की ही लक्षण कि यह अचेतन है, यह अनैच्छिक होती है, इसमें सर्जन जो क्रिया होती है ससीम मन में होने वाली प्रतिकृति है। मुख्य कल्पना के बारे में कॉलरिज ने यह भी कहा कि मुख्य कल्पना केवल कलाकारों में पाई जाती है, सामान्य जनों में नहीं। किसका मत है? तो कॉलरिज का मत है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक कल्पना या मुख्य कल्पना ईश्वर की सृजना शक्ति का ही मनुष्य के मन में प्रतिबिंब है, अर्थात असीम सत्ता की चिरंतन सृजन शक्ति का ही ससीम मानों में आवृत्ति है। यह अखिल ब्रह्मांड उसी असीम ब्रह्म की कल्पना या सृजन शक्ति का परिणाम है। असीम ब्रह्म की कल्पना शक्ति का प्रतिबिंब ससीम मनुष्य के मन पर पड़ता है और उससे कल्पना शक्ति जागृत हो जाती है। ससीम मनुष्य को इसी शक्ति के माध्यम से व्यक्त जगत का ज्ञान होता है। अगर गौण कल्पना की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि गौण कल्पना मुख्य कल्पना की छाया मात्र है या प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक तथ्य हो सकता है आपके लिए कि निम्न में से किसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं, या निम्न में से असत्य कथन या सत्य कथन वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि गौण कल्पना को ही काव्यात्मक कल्पना भी कहा जाता है। ये चेतन और ऐच्छिक है। ये विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। इसके माध्यम से मनुष्य स्वयं सृष्टि रचने में समर्थ होता है। कॉलरिज का मत है कि कल्पना में संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी
या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कल्पना कला, रूप, रीत, कवि के प्रति समादर को गौरता प्रदान करती है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना की महत्ता और क्षमता अपरिमित है। कभी उसका प्रयोग चरम उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है। कल्पना पदार्थ और मन के बीच के अंतर को मिटाती है। कलाकार कल्पना के द्वारा जीवन का सजीव रूपांतर और सृजन करता है। कॉलरिज कल्पना को काव्य का मूलाधार मानते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इसे भी ध्यान रखना है कि कॉलरिज कल्पना को काव्य का मूलाधार मानते हैं, क्योंकि विरोधी गुणों में सामंजस्य का कार्य वही करती है। कल्पना विभिन्न तत्वों का एकीकरण करने वाली मानसिक शक्ति है। यह विरोधों का सामंजस्य एवं संतुलन भी करती है। कल्पना एक दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की सर्जना शक्ति का सहोदरा है। कल्पना के ही आधार पर मनुष्य सर्जन करता है। अब आगे बात कर लेते हैं फैंटेसी की बात कर लेते हैं। फैंसी की बात कर लेते हैं तो फैंसी या फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक में फैंटासिया से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतर रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। यानी कहीं पर रम्य कल्पना शब्द मिल जाए, कहीं पर ललित कल्पना शब्द मिल जाए, कहीं पर फैंटेसिया शब्द मिल जाए तो इसका मतलब वो फैंटेसी है। इसका संबंध अचल और निर्दिष्ट पदार्थों से है। जिस प्रकार प्रतिभा को प्रज्ञा की आवश्यकता है, उसी प्रकार कल्पना को ललित कल्पना की आवश्यकता है। कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है, तो ललित कल्पना मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ पर ललित कल्पना का संबंध किससे है? मैंने आपको बताया कि ललित कल्पना का संबंध मस्तिष्क से है। ललित कल्पना निर्जीव शक्ति है, कल्पना आत्मिक, तो ललित कल्पना यांत्रिक होती है। अब यहाँ पर इसका संबंध मस्तिष्क से है। थोड़ा सा आपको फैंटेसी के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर हम आते हैं ललित कल्पना मस्तिष्क से संबंधित है, इसकी बात करते हैं। देखिए, कॉलरिज से पूर्व ऐसी जो कल्पना है यानी फैंटेसी जो है, फैंटेसिया जिसे कहते हैं, ललित कल्पना कहते हैं, रम्य कल्पना कहते हैं, तो कॉलरिज से पूर्व कल्पना और ललित कल्पना में अंतर नहीं किया जाता था, लेकिन कॉलरिज ने इन दोनों में अंतर स्थापित कर दिया। ललित कल्पना का संबंध आप देख रहे हैं अचल निर्दिष्ट पदार्थों से है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ललित कल्पना सामान्य स्मृति और रम्य कल्पना में भेद है। जहाँ स्मृति देश के बंधन में रहती है, वहीं रम्य कल्पना देश काल से मुक्त तथा इच्छा शक्ति के द्वारा संचालित और रूपांतरित होती है। बात करते हैं ललित कल्पना मस्तिष्क से संबंधित है। आपको बिहारी का एक दोहा पता होगा, लगभग साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को याद होगा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मनोहर सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो बिहारी का जो ये पद है, इस पद से अगर हम देखें तो यहाँ ललित कल्पना है। ललित कल्पना मस्तिष्क से संबंधित कैसे संबंधित है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो जिस तरीके से आपने बिहारी का ये पद देखा कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मानो सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन, तो बिहारी ने निर्मल जल में कभी मछलियों को उछलते देखा होगा, जो स्मृति में संचित था। स्मृति में संचित यह क्षण कविता रचते समय यह दृश्य उनके मानस पटल पर एकाएक उभर आया, और इस दोहे में यानी चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मानो सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन, तो इस दोहे में घूंघट पट के भीतर नायिका की चमचमाती चंचल आंखों की शोभा को मूर्त रूप देने के लिए जब वो उसे बिंब के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो वह समय वह स्मृति देशकाल के बंधन से मुक्त हो जाती है।
तो ललित कल्पना किससे संबंधित होती है? मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो जो कल्पना है और ललित कल्पना है, इन दोनों में अंतर होता है। कल्पना और ललित कल्पना का जो अंतर होता है वो मात्रात्मक अंतर भी होता है और गुणात्मक अंतर भी होता है। यानी जो आपका ललित कल्पना है, रम्य कल्पना है, फैंटेसी है, फंतासिया है, ये बिंबों को केवल पास पास रख देती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती। लेकिन अगर केवल कल्पना की बात की जाए तो कल्पना उसे विगलित करके नए रूप में ढाल देती है, जबकि ललित कल्पना नए रूप में नहीं ढालती, उसका विगलन नहीं करती है, उसका विखंडन नहीं करती है, बल्कि बिंबों को केवल पास पास रख देती है। जैसा कि आप इस दोहे में देखें कि चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो मैंने आपको बताया कि कॉलरिज पर जर्मन दार्शनिक सेलिंग और कांट का प्रभाव भी देखा जा सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपने फैंटेसिया क्या है, कल्पना क्या है, इसको देखा। इनसे संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है वो भी मैंने आपको बताया। अब ऐसे लेक्चर आपको 39 मिलेगा, लेक्चर आपको 40 मिलेगा और 2 लेक्चर अभी इकाई 3 से होंगे। फिर लेक्चर संख्या 41 इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से हम लोग शुरू करेंगे। हमारा जो अगला बैच है वो 10 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। मैंने आपको बताया भी है, अभी बताया है इससे पहले की वीडियो में कि 10 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप नए हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी इतना समय है कि आप बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं। लगातार अगर चलते रहे, लगातार 5-6 घंटे पढ़ाई आप करते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है ऊपर मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, वहाँ पर आप संपर्क करें। बाकी ईश्वर आपको आपके मंजिल तक ज़रूर पहुँचाए, मेरी यही कामना है।